हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 68वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा प्रारंभ हुई है और आज जीएस पेपर 1 की परीक्षा संपन्न हुई है। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों के विपरीत इस बार कौन कौन से चेंजेज 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, ताकि आगे की जो तैयारी कर रहे हैं 69वीं या 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की, उनके लिए आगे की तैयारी काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक हो सके। तो आइए हम लोग क्रमवार रूप से सबसे पहले जीएस पेपर 1 में सेक्शन 1 जो है वह इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित सेक्शन है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि क्या क्या किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, किस प्रकार से चेंजेज देखने को मिले हैं, और इसके बाद हम लोग अंत में देखेंगे कि हमारा नोट्स किस प्रकार से यूजफुल रहा है। हमने जो नोट्स इस बार दिए थे स्टूडेंट्स को, उनमें से कौन कौन से जो प्रश्न है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए, जो सेक्शन 1 के अंतर्गत पहला प्रश्न जो आता है वह 38 नंबर के पहला प्रश्न होते हैं। अगर आप सेक्शन 1 को देखेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत तो 38 नंबर के 3 प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वह 38 नंबर का है और यह शॉर्ट नोट्स हो गया है। 8 नंबर का पहला शॉर्ट नोट्स है, फिर 8 नंबर का, फिर 8 नंबर का, यानी कि ये 24 नंबर और यह 14 नंबर, यानी कि 38 नंबर का शॉर्ट नोट्स आपको पूछा गया है सेक्शन 1 यूनिट 1 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 में। इसमें 5 दिए रहेंगे विकल्प, 5 में से सभी पांचों प्रश्न का आपको आंसर लिखना होगा। जो संक्षिप्त टिप्पणियां लिखने के लिए पूछा गया है उसमें भी कई सारे चेंजेज हैं, जैसे बिहार की हिस्ट्री तक अभी सेक्शन 1 सीमित था, लेकिन अब सेक्शन 1 जो है वह बिहार के साथ साथ इसमें इंडियन हिस्ट्री से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1858 पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम जो 1858 है, इनकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी, किस प्रकार से इसने आगे की जो संवैधानिक सुधार है उसकी नींव तैयार की, कई महत्वपूर्ण जो सुधार किए गए थे उसके बारे में लिखना था। इसके बाद बिरसा मुंडा, यह तो काफ़ी आसान प्रश्न था। नील विद्रोह, यह भी अक्सर ये लॉन्ग प्रश्न पूछे जाते थे। नील या फिर पटना कलम, ये सब लॉन्ग का सवाल का यह टॉपिक है। पटना कलम चित्रकला जैसे आप लिखेंगे तो इसकी अगर आप विशेषता में ही जाएंगे तो 8-10 पॉइंट इसकी विशेषता के अंतर्गत आता है, लेकिन अब आपको शॉर्ट नोट्स में पटना कलम चित्रकला के बारे में लिखना था। फिर प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास, देखिए ये नया प्रश्न था, हालांकि यह इजी प्रश्न है। जो अशोक और फिर दशरथ के आसपास जो गुफाओं का पूर्वी भारत में विकास हुआ है उसके बारे में लिखना था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो कुछ वैसे टॉपिक जो लॉन्ग प्रश्न में पूछा जाना चाहिए था उसे यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, और आप तभी शॉर्ट नोट्स में बेहतर तरीके से लिख पाएंगे जब आपकी राइटिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि लॉन्ग टॉपिक को अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो तो समय और शब्द सीमा दोनों का आपको ध्यान रखना होगा, और निरंतर लेखन अभ्यास के द्वारा ही यह संभव हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारे सवाल पैटर्न जो है वो चेंज किए गए हैं, और नवीनतम 1-2 टॉपिक यहां पर शामिल किया गया है। आगे जब भी आप तैयारी करें तो इंडियन हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री दोनों को आप ध्यान में रखकर आगे की आप तैयारी प्रिपरेशन करेंगे। इसके अलावा लॉन्ग प्रश्न जो देखते हैं, लॉन्ग प्रश्न यह भी आसान प्रश्न है तुलनात्मक रूप से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा करें। किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, किन किन परिस्थितियों में उदय हुआ है, ये परिस्थितियों का आपके वहां पर वर्णन करना था। इसने स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार दिशा प्रदान की है, यानी कि उस समय की जो परिस्थितियां थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो शोषण से संबंधित गतिविधियां संचालित की जा रही थी, उसके परिणाम स्वरूप जो राष्ट्रीय आंदोलन उदय हुआ है, तो उनका कारक आपको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आपको कारक बताना है। उदय के कारण की चर्चा करने के बाद आपको बताना है कि ये सभी जो कारक हैं किस प्रकार से आगे की स्वतंत्रता संग्राम की इसने दिशा को प्रदान किया है। यह भी इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। या देखिए, प्रश्न संख्या 2 में 2 प्रश्न रहेंगे, या करके 2 में से कोई एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। दोनों समान अंक के हैं, 38 नंबर के दोनों प्रश्न हैं। या में है कि ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा करें, यानी कि बिहार के अंतर्गत जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा तकनीकी शिक्षा से संबंधित जो डेवलपमेंट संबंधी कार्य किए गए थे, तकनीकी शिक्षा के विकास किन किन योजनाओं के माध्यम से किया गया था, किन किन प्रारूपों के माध्यम से किया गया था, इसे आपको बताना है। और इसका क्या प्रभाव पड़ा है सोसाइटी पर, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। क्या तकनीकी शिक्षा पर भारतीय समाज में सकारात्मक असर पड़ा, या फिर ब्रिटिश सरकार अपने निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रही थी, इसका आलोचनात्मक आपको टिप्पणी वहां पर
करना था। यह 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न देखिए, यह प्रश्न थोड़ा सा यह नवीन प्रश्न है और बीपीएससी में अभी तक इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। प्रश्न है, प्राचीन भारत में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का वर्णन कीजिए। यानी कि उत्तर भारत में किस प्रकार से मंदिरों का विकास हुआ है गुप्त काल के दौरान। आप अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री वगैरह अच्छे से तो आप देखे होंगे कि गुप्त काल के दौरान कई सारे मंदिरों का यहाँ पर विकास हुआ। तो उन सभी गतिविधियों का टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको उत्तर भारत में जो भी गतिविधियां मंदिर विकास से संबंधित हुई है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। लेकिन यहाँ पर जो और का प्रश्न है वह तुलनात्मक रूप में आसान प्रश्न है और उम्मीद है कि ज्यादा स्टूडेंट यही प्रश्न को अटेंड करके आए होंगे। प्रश्न है, समाज और संस्कृति पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन करें। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन में पूछता तो इजी होता, लेकिन उसने पूछा है समाज और संस्कृति पर टैगोर के विचार का वर्णन करें। यानी कि समाज और संस्कृति से संबंधित रविंद्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे इसके बारे में आपको लिखना था। यह भी 38 प्रश्न के यहाँ में करके पूछा गया है। इन 2 में से कोई एक प्रश्न का उत्तर लिखना था। यहाँ पर इन 2 में से कोई एक प्रश्न का उत्तर लिखना था। यानी कि हिस्ट्री में 2 लॉन्ग प्रश्न और 5 शॉर्ट जो अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया इसे आपको लिखना था। तो इस प्रकार का हिस्ट्री का जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर की तुलना में देखा जाए तो टफ जरूर है। हो सकता है कि 1-2 प्रश्न मिस भी हुए हो, जो अभ्यर्थी नए होंगे उनका हो सकता है कि 1-2 जो शॉर्ट नोट्स है वो छूटा हो, लेकिन इसे आवश्यकता घबराने की नहीं है क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के लिए यह समान चैलेंजेस था, तो सबके लिए यह समान दिक्कत हुई होगी। ठीक है, तो यह हिस्ट्री का है। अब हम लोग करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। करेंट अफेयर में 1-2 प्रश्न काफी ज्यादा यूनिक है और एक नए प्रश्न है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इस तरह के प्रश्न भी यहां पर करेंट अफेयर में पूछे जाएंगे। देखिए, करेंट अफेयर के अंतर्गत पहला नंबर जो प्रश्न है वह भी शॉर्ट नोट से संबंधित है और कुल 38 नंबर के प्रश्न हैं। पहला 3 प्रश्न 8-8 नंबर के और अंतिम 2 प्रश्न 7-7 नंबर के, यानी कि यहाँ पर 24 नंबर और यह 14 नंबर, यानी कि कुल मिलाकर ये हो गए 38 नंबर के प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 1-2 नए प्रश्न हैं जो बिल्कुल संभवतः शायद ही कोई प्रिपेयर करके इसके लिए गए होंगे। प्रश्न है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था? इसके उद्देश्यों का वर्णन करें। देखिए, वेयर वॉज द 18th नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि 18वीं जो स्काउट और गाइड सम्मेलन आयोजित किया गया था वह कहाँ किया गया था और इसके क्या उद्देश्य थे इसके बारे में वर्णन करें। अभी तक इस तरीके का, चूंकि यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है तो जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी होते हैं वो क्या करते हैं 20-25 टॉपिक को गेस कर लेते हैं और उसके आधार पर तैयारी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, थोड़ी क्या या बहुत दिक्कत हुई होगी क्योंकि यह पूरी तरीके से नया टॉपिक था। लेकिन कोई भी थोड़े बहुत जो स्काउट गाइड्स के बारे में जानते होंगे उन्होंने लिखने का प्रयास किया होगा, लेकिन फिर भी यह करेंट ओरिएंटेड प्रश्न था। 18वीं जो सबमिट हुई है उसकी इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो इससे अगला प्रश्न है, यह भी थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रश्न है। राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति व सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16 के शासनादेश का उल्लेख करें। यह भी थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा क्या यह भी नवीन प्रश्न है, पूरी तरीके से न्यू प्रश्न है। यह भी न्यू प्रश्न है। ये 2 प्रश्न पूरी तरीके से न्यू हैं। तीसरा, बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन करें, यानी कि बिहार सरकार की जो ई सर्विस डिलीवरी है उसके बारे में वर्णन करना है। इसका हमने नोट्स जो दिया था उसमें ये अवेलेबल है। ये पॉइंट इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हमने दिया था, लेकिन इंडियन पॉलिटी में पूछे या फिर करेंट में पूछे, ठीक है, यह टॉपिक हमने दिया था। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको लेकर आएंगे और हमने 5 पॉइंट पर काफ़ी बेहतर तरीके से बिहार सरकार की जो स्कीम है उसे हमने यहाँ पर दिया था। तो इसमें अच्छे नंबर आपको मिलेंगे अगर आप लिख कर आए होंगे तो। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयास। देखिए, जो नवीकरणीय ऊर्जा में भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार के द्वारा भी कई सारे काम किए जा रहे हैं। सोलर रूफटॉप स्कीम हो गया, ऊपर बिजली नीचे मछली की जो स्कीम है वह सौर ऊर्जा से संबंधित है। इसके अलावा भी देखेंगे कि आप सौर ऊर्जा से संबंधित कई सारे बिहार सोलर फ्लोटिंग जो परियोजना है बिहार सरकार की सोलर फ्लोटिंग पार्क वगैरह वह भी सौर ऊर्जा उत्पादन से ही संबंधित है। तो कई सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं सौर ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी किसी को दिक्कत आई होगी और यह काफ़ी आप ज्योग्राफी के अंतर्गत इसे तैयार किए होंगे, एनर्जी के अंतर्गत, तो यहाँ भी आपका काम आ गया होगा। तो इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला प्रश्न भी इजी है, इसमें दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी। इसका हमने आपको नोट्स में हमने अवेलेबल कराया था, उसमें टॉपिक था आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 सुशासन कार्यक्रम की विशेषता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसे हमने जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत हमने शॉर्ट नोट्स में आपको अवेलेबल कराया था ये,
ठीक है, आप देखेंगे कि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में हमने 7 निश्चय पार्ट 2 और बिहार सरकार की गवर्नेंस ये दोनों हमने अवेलेबल कराया था। तो शॉर्ट नोट्स में 5 शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं, 5 में से 2 शॉर्ट नोट्स ऐसे हैं जो हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया था नोट्स। ठीक है, 3 जो प्रश्न है वह थोड़े से, ये 2 स्टार्टिंग का 2 प्रश्न थोड़ा सा यूनिक अवश्य है, लेकिन यहाँ जो ये 2 प्रश्न है उसका हमने नोट्स आपको अवेलेबल कराया था। तो उम्मीद है कि जो नोट्स परचेज किए होंगे उनका काफ़ी अच्छा उनका आज का एग्जाम गया होगा। आइए आगे और इसका लॉन्ग देखते हैं। लॉन्ग में थोड़े से प्रश्न थोड़े से डायनेमिक अवश्य हैं, लेकिन यह भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। या में करके पूछा गया है, तो यह 2 में से कोई एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना था। पहला प्रश्न थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन दूसरा प्रश्न जो है काफ़ी इजी है और इसका भी हमने नोट्स अवेलेबल कराया है। अभी हम लोग आगे PDF का जो फर्स्ट पेज अभी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या हमने प्रोवाइड करा, क्या प्रश्न पूछा गया है। देखिए पहले ये देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है। इस तरह के प्रश्न की कल्पना किसी अभ्यर्थी ने नहीं किया होगा, नहीं किसी टीचर ने इमेजिन किया होगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप डेली करेंट अफेयर, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी वह सेक्शन आपका कंप्लीट हो पाएगा। अब आप पूरी तरीके से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो यह प्रश्न थोड़ा सा यूनिक अवश्य है। आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं? क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। हालांकि जिनको मसौदा के बारे में जानकारी होगी, अगर मसौदा के 4-5 पॉइंट भी जानते होंगे तो इसका आंसर लिख सकेंगे काफ़ी इजी तरीके से, क्योंकि उच्च शिक्षा में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संभावना को बताना है। तो या तो आप लिख सकते थे, और यह किस प्रकार से इंडिया में यह गेम चेंजर साबित होगा इसे भी आप आसानी से लिख सकते थे। लेकिन पहली शर्त थी कि आपको घोषित मसौदा के बारे में आपको जानकारी रखनी थी। तो कोई बात नहीं, यहाँ में या में करके पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है तुलनात्मक रूप से इजी प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न इंडियन पॉलिटी में सेक्शन से संबंधित है, लेकिन यह करंट में पूछा गया है क्योंकि उपराष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में जनवरी 2023 में इनके द्वारा उपराष्ट्रपति के द्वारा जनवरी 2023 में दिया गया वक्तव्य डायरेक्ट प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न है, आधी सदी पहले यानी कि लगभग 50 साल पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा? तर्क दीजिए। यह प्रश्न क्यों पूछा गया है आप पहले इसे समझिए। केशवानंद भारती मामला का निर्णय कब आया था? 1973 ईस्वी में। इस निर्णय को आए हुए 50 वर्ष हो गए हैं 2023 में। एक तो रीजन हो गया, यह इसी कारण प्रश्न पूछा गया, यह बुनियादी ढांचे से संबंधित। दूसरा, इसी समय उपराष्ट्रपति के द्वारा 99वां संविधान संशोधन NJAC जो कोलोजियम के प्रतिस्थापित करता और जो संसद के द्वारा पारित किया गया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, तो इसकी खारिज करने को लेकर उपराष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की गई और इस आलोचना का आधार बिंदु बुनियादी ढांचा था। तो ये दोनों परिस्थितियां एक ही समय उत्पन्न हुई है, तो उम्मीद थी कि यह प्रश्न BPSC के द्वारा पूछा जाएगा और BPSC के द्वारा यह प्रश्न पूछा भी गया है। हमने इसी प्रश्न आपको हमने प्रोवाइड कराया था, लेकिन जो हमने प्रोवाइड कराया था चूंकि उपराष्ट्रपति का स्टेटमेंट NJAC से संबंधित है और NJAC कहीं ना कहीं न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो अभी कोलोजियम प्रणाली है उसको प्रतिस्थापित करता, तो हमने कोलोजियम से संबंधित प्रश्न दिए थे। लेकिन प्रश्न का दूसरा सेक्शन एज इट इज आपको लिखना था जो हमने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया था, जिसमें प्रश्न था, क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा? तर्क देना था आपको। तो करंट अफेयर में अभी एक प्रश्न और है, इसे अभी हम लोग समझते हैं। कुल मिलाकर और में दूसरा प्रश्न जो है आप आसानी से इसे लिख सकते थे। अगला प्रश्न देखिए, तुलनात्मक रूप में यह प्रश्न इजी है और G20 से संबंधित है। G20 का जो प्रश्न है इसे भी हमने प्रोवाइड करा था, आप देखेंगे अंत में। क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को अपनी अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि भारत के दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अपने
उत्तर ठोस तर्कों के साथ लिखिए। कई स्टूडेंट को तो यह प्रश्न समझने में ही दिक्कत होगी। जो नए स्टूडेंट होंगे इतना लंबा प्रश्न उनको समझने में दिक्कत हुई होगी। इसको तोड़ कर आप समझिए कि किस प्रकार से इसका आंसर लिखना था। आपको जब भी हम लोग मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं तो आपको एक ही चीज बताया जाता है कि प्रश्न को विभिन्न खंडों में तोड़कर उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद आप पता लगाइए कि कौन कौन सा ऐसा की पॉइंट है जिसके आधार पर आपको आंसर लिखना था। तो इसमें की पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो भारत आपको क्या है, की पॉइंट्स यहां दिख रहा है। पहला, इस साल के अंत में G20 का सम्मेलन भारत में होगा तो उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों के बावजूद, तो संक्षिप्त रूप में आपको चुनौती लिखना था, उन चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के लिए विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए। यानी चुनौतियां कौन कौन सी है, चुनौतियां बताना था और विकासशील देशों की कौन कौन से मुद्दे को भारत G20 के फोरम पर उठाए इसे आपको बताना था। ये दो सेक्शन यहां पे लिखना था। अगला सेक्शन क्या है, क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व का मतलब होता है साउथ वर्ल्ड, साउथ का मतलब होता है विकासशील देश को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि विकासशील देशों की मुद्दे हैं, सबका एक समान मुद्दे नहीं है, उसमें भी एक दूसरे को लेकर विवाद है। जलवायु परिवर्तन को लेकर, आतंकवाद को लेकर, अभी तक आतंकवाद को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। इसका हालिया उदाहरण आप देखेंगे कि यूएनएससी में अभी जो पुलवामा अटैक को लेकर जो आतंकी हैं उनको भारत आतंकी उसको घोषित करना चाह रहा था, चाइना ने उस पर अड़ंगा डाल दिया है। दोनों विकासशील देश हैं लेकिन दोनों की चुनौतियां भी आतंकवाद है, लेकिन निहित राजनीतिक हित के चलते ये एक समान चुनौती नहीं बन पा रही है। तो इन सभी चुनौतियों को आपको वहां पर डिस्कस करना था, यह प्रश्न का सार है। या सीरिया व तुर्की भूकंप आपदा सहायता में संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ है कि पहुंच एवं संसाधन प्रबंधन की भूमिका का मूल्यांकन करें। यानी कि अभी हाल ही में जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप हुए, भूकंप की जो घटनाएं घटी, तो उसकी जो आपदा सहायता में यूएनओ की पहुंच व उसकी संसाधन प्रबंधन भूमिका के बारे में आपको वर्णन करना था। यह प्रश्न थोड़ा सा जटिल अवश्य है, लेकिन इसका पहला सेक्शन जो है वह लिखने लायक था और आप इसे लिख सकते थे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर हिस्ट्री और करेंट अफेयर को हमने तुलनात्मक रूप में यहाँ पर डिस्कस किया है। अब यह हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से जो पॉइंट है वह हमने आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा था। यह डीआई का सेक्शन है। प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, आप लोग पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके डीआई को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डीआई 72 नंबर के हैं, आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न आपको दिए गए थे। 7 निश्चय पार्ट 2, यह लॉन्ग में शॉर्ट नोट्स में पूछा गया 7 निश्चय पार्ट 2, लेकिन यह करेंट अफेयर में पूछा गया है। हमने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया था वह ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत प्रोवाइड कराया था, लेकिन कंटेंट तो एक ही लिखना है। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो 7 लक्ष्य हैं, चाहे वह करेंट अफेयर में पूछा जाए या फिर ज्योग्राफी में पूछा जाए, आपको वही 7 लक्ष्य लिखने थे, लेकिन करेंट ओरिएंटेड आपका जवाब होता। तो 7 निश्चय पार्ट 2 हमने आपको प्रोवाइड कराया था। उम्मीद है कि आप काफी इससे बेहतर स्कोर करके आएंगे, काफी अच्छे तरीके से इसे आप लिखेंगे। देखिए एक एक चीजों को इसके अंतर्गत कौन कौन सी घोषणाएं की गई है, उन सभी बिंदुओं का हम लोग वहां पर चर्चा किए थे। यहाँ पर ऐसा नहीं अब समझिएगा कि केवल एक ही पेज में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर केवल फर्स्ट पेज, पीडीएफ का फर्स्ट पेज आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगला पटना कलम चित्रकला शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, यह हमने दिया था, काफ़ी अच्छा आंसर था। उम्मीद है कि आप लोग इसे भी लेकर आए होंगे और यह अच्छा था। पटना कलम की विशेषता जो है, इसको शॉर्ट नोट्स में हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने प्रोवाइड कराया था। G20 का टॉपिक वही प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछने की भाषा अलग है लेकिन प्रश्न की डिमांड वही है जो हमने आपको दिया था। अभी हमने ऊपर क्या बताया कि यह विकासशील देशों के लिए किस प्रकार से अवसर साबित हो सकता है, या भारत कौन कौन से मुद्दे को उठाएगा। विकसित और विकासशील देश जो हैं वह उन मुद्दों पर विकासशील देशों के मध्य सहमति बनाने में भारत को कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इन सभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। यहाँ भी G20 का जो हमने टॉपिक दिया था, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ आपको यही लिखने थे। थोड़ा बहुत चेंजेस तो आपको प्रश्न की डिमांड के अनुसार भी आपको वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में आपको करना पड़ेगा। देखिए ई गवर्नेंस से संबंधित सवाल भी अभी ऊपर हमने बताया, ई गवर्नेंस का क्रियान्वयन हमने दिया है। 68वीं बीपीएससी नोट्स में ये टॉपिक भी हमने शामिल किया, लेकिन यह टॉपिक हमने
इंडियन पॉलिटी शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत शामिल किया है। तो जो पूरा नोट्स पढ़कर गए होंगे कलेक्टिव वे में, ये नहीं कि ज्योग्राफी का सेक्शन है तो करंट में नहीं आ सकता, नहीं। जब अब आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक कलेक्टिव हॉलिस्टिक अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा। पॉलिटी के कई सारे टॉपिक करंट में पूछे जा रहे हैं, जैसे अभी बुनियादी ढांचा 68वीं में पूछा गया है, 67वीं में वन नेशन वन इलेक्शन करंट अफेयर में पूछा गया था। तो ज्योग्राफी पॉलिटी कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अब करंट अफेयर के अंतर्गत पूछा जा रहा है। आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, हॉलिस्टिक अप्रोच आपको तैयारी के दौरान अपनानी पड़ेगी। तो ई गवर्नेंस का क्रियान्वयन हमने यहां पर डिस्कस किया था। इसके अलावा एक और टॉपिक है कोलोजियम प्रणाली। अभी ऊपर हमने बताया ना कि दो चीजें बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रश्न पूछा गया है उपराष्ट्रपति की आलोचना के संदर्भ में, लेकिन उपराष्ट्रपति की आलोचना करने का आधार अब जनवरी 2023 का न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे या 12-13 जनवरी के आसपास का, तो उस समय उपराष्ट्रपति के द्वारा एनजेएसी को लेकर आलोचना की गई थी कि एनजेएसी संसद के द्वारा पारित किया गया अधिनियम था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। किस आधार पर? बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के आधार पर, और इसीलिए उपराष्ट्रपति के द्वारा इसकी आलोचना की गई है। तो यह कोलोजियम को ही प्रतिस्थापित करता है। तो हमने कोलोजियम के संदर्भ में यह प्रश्न दिया था। तो प्रश्न का आधा सेक्शन आपको यही लिखना था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किस प्रकार से टकराव बढ़ रहे हैं, और आधे प्रश्न में आपको बुनियादी ढांचे के बारे में आपको पूरा बताना था। कब आया, केशवानंद विवाद क्या है, उसके पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है, और क्यों उसकी आलोचना बुनियादी ढांचे की जाती है। चूंकि 50 वर्ष पूरे हो गए हैं उस जजमेंट के, तो यह पूछा जाना प्रश्न स्वाभाविक था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कई सारे सेक्शन हैं जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। हमने नोट्स भी दिया है, वो हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है। हमने यहाँ पर संक्षिप्त रूप में आपको प्रोवाइड किया है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।